गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे भाई सब लोग? तो एक बार फिर आपका स्वागत है सेरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 2 चालू कर दिया था, दो जो कि है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, जिसमें धाराएं 3 से 50 तक है। पहली दूसरी क्लास में इंट्रोडक्शन परिभाषाएं पढ़ी थी, और जो तीसरी क्लास अपनी जो कल वाली क्लास थी उसमें जो सेकंड चैप्टर अपन ने चालू कर दिया था नगर पालिकाओं का गठन और शासन, उसमें 3 से लेके 10 धाराएं अपन ने पढ़ी थी। तो एक तो आपको बेसिकली काम क्या करना है कि जो पेयर में धाराएं याद करवा रहा हूँ ना वैसे करना है, जैसे 3 से लेके 10 तक धाराएं एक साथ याद करनी है। फिर जैसे मैं आगे 11 से 20 कराऊंगा उस हिसाब से जो पेयर बताऊं उसी से धाराएं याद करनी है। तो उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एक तो कमेंट आया था कि सर हमें कन्फ्यूजन है कि जो नगर पालिकाएं बनती हैं, जो नगर पालिका, नगर परिषद या आपका नगर निगम बनता है, तो हमने पढ़ा है कि 20,000 जनसंख्या वाली जो है वो उसको अपन नगर पालिका बनाते हैं, नगर पालिका बोर्ड। जबकि मैंने आपको एक अधिसूचना दिखाई थी राजस्थान सरकार की जो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निकाली गई थी, उसमें 10,000 लिखा हुआ था। देखो आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये एक्ट है उसमें जो चैप्टर 16 है वो ये कहता है, जो इसका 16 का जो शीर्षक है वो कहता है कि नियम, विनियम या उपविधियां बनाने की शक्तियां और उपविधि। ठीक है, इस जो एक्ट में बीच बीच में पढ़ते हैं ना, जब धारा आती है कि भाई विहित रीति से किया जाएगा, तो वो विहित रीति कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। तो ये जो चैप्टर 16 है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो धारा 337, 338 और 339, 340 भी है। 337 क्या है कि राज्य सरकार कोई भी नियम बना सकती है और कोई भी आदेश पारित कर सकती है। ये शक्ति कौन दे रहा है? पारित कर सकती है क्या? आदेश। ये एक्ट दे रहा है। राज्य सरकार को शक्ति कौन दे रहा है? ये एक्ट। कौन सी धारा दे रही है? 337। बीच बीच में जब धाराएं पढ़ेंगे तब 337 का जिक्र भी आएगा। ठीक है, 338 कहती है कि भाई विनियम भी बना सकती है, विनियम भी बना सकती है। ठीक है, और 339 कहती है कि नियम बना सकती है। ठीक है, ये कौन शक्ति दे रहा है? चैप्टर 16। और धारा कौन सी? 337, 338, 339। एक बात तो ये। दूसरा ये कि 337 जैसे कौन से नियम, कौन सी उपविधि, किसकी बात कर रहे हो? जैसे मान लो कि भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। आपने देखा होगा एक बार गवर्नमेंट में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके निर्वाचन की रीति का आकलन कौन करेगा? कैसे इनका निर्वाचन होगा? ये राज्य सरकार कह सकती है। कैसे? कि वो एक तो डायरेक्ट जो चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव भी करवा सकती है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव भी करवा सकती है, सदस्यों में से अध्यक्ष बना सकती है। ठीक है, और एक बार क्या हुआ था कि भाई जैसे वो सदस्य का चुनाव लड़ा हो या नहीं लड़ा हो, किसी एक जो भी अलग है, जो जिसने सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा है, उसको भी क्या कर सकती है? अध्यक्ष घोषित कर सकती है। फिर ये संशोधन भी हुआ। ठीक है, तो ये जो निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन की जो रीति है वो कौन तय करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, ऐसे जो कुछ नियम है वो कौन बना सकती है? तो उसी हिसाब से इन नियमों के जो ये धाराएं हैं जिसमें इनको राज्य सरकार को शक्ति दी गई है, उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया कि अब जो नगर पालिका जो बनेगी, सबसे जो छोटी वाली है, ट्रांजिशनल एरिया वाली, उसके लिए जनसंख्या कितनी कर दी? 10,000। तो फिलहाल क्या जो अभी जो है वर्तमान में वो जनसंख्या का क्राइटेरिया क्या है? 10,000। तो एक तो कमेंट ये आया हुआ था, तो उसका जवाब तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा एक ये था कि भाई एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर कि इंट्रोडक्शन सिलेबस के आप डायरेक्ट धाराओं पे आओ, है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वह टाइम पास नहीं हो रहा है। ठीक है, या फॉर्मेलिटी नहीं हो रही। आपको प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस अच्छे तरीके से मिलने वाला है। ये नहीं कि मैं आके आपको, है ना, या टाइम पास कर जाऊं और जो बीच में कंटेंट है या स्किप कर दूं। ठीक है, 2-4 नियम बताए और जल्दी जल्दी चले। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और एक एक चीज बताई जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। एक बार 5-7 क्लास लेके देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है और आप इसकी टेंशन छोड़ दो। ठीक है, तो अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं। जो धाराएं पढ़ी थी अपन ने, पहले उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो 3 से अपन ने 10 तक पढ़ी थी। ठीक है, और उसी पेयर में जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे याद रखना। देखो चैप्टर अपना क्या है? नगर पालिकाओं का गठन करना है, नगर पालिका अपने को बनानी है और उस पर फिर शासन कैसे होगा। ठीक है, नगर पालिका का जो शासन है वो कैसे किया जाएगा, ये अपना चैप्टर था। और 3 से धारा कितने पढ़ने वाले हैं इसमें? 50। 3 से लेके 50 तक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने धारा कौन सी कितनी पढ़ी थी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको पेयर में 3 से 10 तक एक साथ ही याद करनी है। ऐसे ही याद कराऊंगा मैं, जैसे 11 से 20, फिर अपन 21 से 27, ऐसे पेयर में याद कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या था? नगर पालिकाओं का परिसीमन। पिछली क्लास में, अपने 5 मिनट लगेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। नगर पालिकाओं का परिसीमन। फिर ऐसे उपबंध, कुछ उपबंध से छूट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ? नगर पालिका की क्या की थी? स्थापना। और उसका क्या बनाया था? इनकॉर्पोरेशन, निगमन। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ी थी? संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना। उसके बाद नगर पालिका की संरचना कर ली, फिर क्या आ गया? उनका कार्यकाल, क्या बोलते हैं उसको? पदावधि दे रखा है इसमें। उसके बाद शासन किसमें निहित होगा?
शासन, नगरपालिका का शासन किसमें निहित होगा, ये अपन ने पढ़ा था। फिर पढ़ा था कि इतना हो गया, फिर वार्डों का विभाजन, वार्डों का विभाजन, और उसके बाद वार्डों का अवधारण या निर्धारण। ठीक है, एक्ट में क्या दे रखा है, अवधारण, डिटर्मिनेशन। ये अपने को ऐसे याद करनी है। क्या, नगरपालिकाओं का पहले क्या किया, परिसीमन किया, यानी उसकी सीमाएं बनाई, नगरपालिका घोषित की अपन ने। ठीक है, कुछ उपबंध कि भाई छोटी नगरपालिका है, राज्य सरकार ने दे दिया कि चलो आप ये है ना, ये उपबंध मत लगाओ, आपके बस की बात नहीं है और आपके लिए उपयुक्त भी नहीं है। उसके बाद स्थापना, परिसीमन तो कर दी, लेकिन उसकी स्थापना कि ये एक निगम होगा और इस निगम के नाम से क्या चलाया जाएगा, वाद चलाया जाएगा, इसमें एक मोहर होगी आपकी, और जो भी है आगे चलता जाएगा। ये कभी अगर 322 के तहत या विघटन नहीं करे नगरपालिका का, तब तक शाश्वत उत्तराधिकार चलता जाएगा। उसके बाद क्या किया, संरचना, भाई परिसीमन हो गया, आपने नगरपालिका घोषित कर दी स्थानीय क्षेत्र को या किसी गांव को। उसके बाद में कुछ उपबंधों की छूट दे दी। उसके बाद में आपकी भाई मोहर हो गई, शाश्वत उत्तराधिकार हो गया, आपका निगम बना दिया। अब संरचना, नगरपालिका में होंगे कौन, तो सदस्य, ठीक है, वो बना दिया आपके, और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो भाई कितने दिनों के लिए, कार्यकाल तो बताओ, वो पदावधि। शासन में कौन ऊपर होगा, वहां अध्यक्ष होगा, अध्यक्षों के माध्यम से शासन निहित होगा। तो फिर भाई करोगे कैसे, वार्ड, वार्ड बनाएंगे ना, तो जो गवर्नमेंट है वो वार्ड की संख्या, स्थानों की संख्या निर्धारित कर देगी, और वो संख्या जितनी संख्या निर्धारित करेगी चुनाव के लिए, उतने ही क्या हो जाएंगे, वार्ड। और वार्डों का क्या किया अपन ने, निर्धारण। निर्धारण कैसे किया कि भौगोलिक रूप से सहित होंगे, और जो काउंटिंग होगी उनकी उत्तर पश्चिम कोण से होंगी, ये सारी चीजें अपन पढ़ी थी। ठीक है, एक बार फिर नगरपालिका का परिसीमन, छूट, स्थापना, संरचना, पदावधि, शासन निहित, वार्डों का विभाजन और वार्ड निर्धारण, ऐसे आपको धाराएं याद करनी है। ठीक है, अब चले आगे, धारा 11 पे चले। ठीक है, धारा 11 पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, उसके बाद आगे अपन 11 से चलेंगे। देखो, ये आपके लिए ये जो एक्ट, इसमें कुछ और एक्ट है। ठीक है, जब धाराएं पढ़ेंगे ना, तो बीच में कुछ और एक्ट की भी बात करेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग बिखरी पड़ी है। जब चैप्टर अपन करेंगे, मैंने बताया था कि आपको 9 चैप्टर के आसपास इसमें पढ़ना है, 296 के आसपास धाराएं पढ़नी है। तो उसमें बीच बीच में जब कोई धारा आई, तो ये एक्ट की, इस एक्ट की पालना यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये बीच में और दूसरी धारा आई, इस एक्ट की पालना, इस एक्ट के इस धारा की पालना करनी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब मैंने आपको एक जगह कर दिया है, आप लास्ट चैप्टर तक जाओगे ना, तब जाके वहां आपको ही मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या कर दिया कि एक ही साथ आपको ये दे दिया, हर याद कर लेना है। कैसे, किसी धारा में आएगी भाई कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वहां पे जैसे किसी को जांच के लिए किसी न्यायाधीश को बना दिया, या जांच के लिए किसी अधिकारी को वहां पे अपॉइंट कर दिया, तो वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का उपयोग करेगा कि भाई किसी को मान लो समन करने का मतलब किसी को बुलाना है। ठीक है, गवाही देने के लिए, है ना, और उसकी फिर वो शपथ पत्र पे ये परीक्षा करेगा कि भाई इसने गवाह सही दी है या नहीं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की बात करेगा। फिर आ जाएगा बीच में कहीं धारा में कि आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, तो वो जो दंड संहिता है 1860 की बात करेगा। ठीक है, ये आ गया। फिर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की बात करेगा। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, कि कहीं पे इस धारा में कौन किसकी बात हुई थी, आपके ऑप्शन में आ गया कि आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, एक ही जगह। इनके अलावा कहीं पे आपको और एक्ट नहीं आएंगे। भूमि अधिग्रहण अर्जन अधिनियम 1894, भू राजस्व अधिनियम 1956, ये बीच में आएगा ना, तब मैं बताऊंगा कि मैंने एक लिस्ट बनवाई थी आपको कुछ एक्ट्स की, तो आप याद करो, तो उस समय आपके आएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। जैसे मान लो कि कोई धारा आई, उस धारा में लिख रखा है कि भाई ये जो भूमि का अधिग्रहण है या ये चीज है, वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत होगी। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन से एक्ट की बात करता है, इस धारा में कौन से एक्ट की बात की गई है। तो वहां ऑप्शन आ गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1895 या 1956। तब याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा था 1894, इसलिए मैं एक जगह ये लिस्ट आपके लिए ले आया। चले, फिर है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, यानी जो खाद्य पदार्थ उसमें अपमिश्रण होता है ना, कोई अलग मिलावट कर देता है, तो उसके लिए ये क्या बनाया गया है आपके लिए एक्ट। तो उसमें ये भी बात की गई है, वो आएगा, देखो मैं बताऊंगा बीच में। फिर राजस्थान पब्लिक परिसर अधिनियम 1964, ये जब बेदखली की बात होगी कि मान लो किसी ने अवांछित तरीके से कोई प्लॉट पे कब्जा कर लिया या उसको भूमि आवंटन कर दी। ठीक है, अगर वो कल को उसको पता चलता है, तो राजस्थान पब्लिक परिसर अधिनियम 1964 के तहत उसको वहां से क्या कर देंगे, बेदखल। ये आगे आएगा धारा में। अभी आपको खाली ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये सारे एक्ट की इनकी बात की गई है बीच में। तो पूरे एक्ट के मैं एक इस जगह आपके लिए ले आए। फिर सती प्रथा अधिनियम 1987 की बात आएगी, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की बात आएगी, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 की बात आएगी, भारतीय तार अधिनियम 1885 की बात आएगी, विद्युत अधिनियम 2003 की बात आएगी। आप घबराना मत, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। वो तो एक बीच में मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब ये कहां पे आया था, जब अपन परिभाषा पढ़ रहे थे और उसमें था कि परिसंकट में अपशिष्ट, उस समय आया था कि भाई
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो वर्ग बता रखे हैं अपशिष्ट के, वो किस में आएंगे? परिसंकट में, अपशिष्ट में। तो वहां आया था, आगे भी आ जाएगा ये। ठीक है, ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आपको पता हो, एक बार श्रीमान राहुल गांधी जी को जब लोकसभा से डिबार किया गया था, तब ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा थी, क्या था, वो आप देख लेना। तो ये वहां पे लगा था। तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सदस्य और अध्यक्ष श्री इनका चुनाव होगा, उनके पे भी लागू होगा। तो मैंने एक जगह आपके लिए कर दिए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भी आएगा, भी मैं बताऊंगा आपको। एक जगह कर दिए, आप इनको याद कर लो, दिमाग में रख लो। तो आपका 1% मान लो ऐसा अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन से एक्ट की बात की गई थी उस धारा में, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। ठीक है, और आप जल्दी है ना, जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो लाइव आकर देख लिया करो। देखो, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मैं शुरू में आया बता रहा हूँ कि ये कोर्स इतने का है, ये खरीदो और ये और वो, है ना। इसमें मैं कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे खाली पढ़ाने के लिए कहा गया है और केवल पढ़ाऊंगा। जितना भी 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की चलेगी, उसमें ओनली पढ़ाई की बातें होंगी। ठीक है, और आप जो कमेंट करते हैं, जैसे मैंने पिछले देखा था, ये कमेंट था कि वो 20,000 वाला, वो मैंने आपका कन्फर्म कर दिया है। चले अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं स्टार्ट करने से पहले, एक अच्छी चीज देखो। चुनाव या निर्वाचन, है ना, मन लगा के आराम से सुनो। आपके पास बुक है ही, और उसको खोल लो और मन लगा के आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, शानदार मजा आने वाला आपको। देखो, जो भी चुनाव, निर्वाचन, अपने चुनाव किसके होते हैं? देखो मेरी बात सुनो। अगर अपन सेंटर पे जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है। अगर अपन इतनी स्टेट पे आते हैं तो विधानसभा का चुनाव होता है, या विधान परिषद का हो सकता है, अपने सरपंचों के चुनाव हो सकते हैं, अध्यक्षों के चुनाव हो सकते हैं, नगर पालिका के, और पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो आई गए आपके, सरपंचों के चुनाव, ये सारे चुनाव होते हैं। तो ये चुनाव करवाता कौन है? कौन करवाता है? इसके लिए आपको पता है, एक तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और एक है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, अभी देखना आगे की धाराओं में बहुत काम आएगा आपके। राज्य निर्वाचन आयोग, चलो ठीक है। अब राज्य, ये जो है, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किस किस के चुनाव करवाता है? क्या राष्ट्रपति के करवाता है? क्या करवाता है साहब? क्या उपराष्ट्रपति के करवाता है? क्या बिल्कुल करवाता है। लोकसभा के करवाता है? क्या करवाता है। विधानसभा के करवाता है? क्या विधानसभा के राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा या भारतीय निर्वाचन आयोग करवाएगा? करवाता। विधानसभा के भी कौन करवाता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्य निर्वाचन आयोग किसके करवाएगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूट के, सरपंचों के चुनाव करवाएगा। कौन से करवाएगा? नगरीय निकायों के चुनाव करवाएगा, नगरीय निकाय, आपकी नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएगा। करवाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में भी आता है उधर, और आपके इधर नगर पालिका एक्ट में भी आता है। अधिसूचना जारी कौन करेगा? ठीक है, शायद इससे पिछले वाले प्री में भी आया था कि विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कौन करता है। देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होंगे उनकी अधिसूचना तो जारी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो ठीक है। लोकसभा के लिए कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। विधानसभा के लिए कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ओके, ये आप लिख लो एक जगह, गवर्नर, और इधर कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करेगा। एक तो ये अधिसूचना, क्या अधिसूचना, नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? ये लो साहब, अधिसूचना। ठीक है। नगरीय निकाय जो अपन पढ़ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार। ये आपको थोड़ा याद रखना है, कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है साहब, याद रख लेंगे। अगर आप कह रहे हो तो क्या कर लेंगे? याद रख लेंगे। तो ये क्या हो गया अपने लिए? इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ गया समझ में? इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अधिसूचना जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो खुद चुनाव कर, उनका तो चुनाव हो रहा है। लोकसभा प्रेसिडेंट, विधानसभा गवर्नर, लेकिन इधर कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। एक बात तो ये। अब आगे देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बिल्कुल आप ही ने तो बताया भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वहां आपके क्या होता है? क्या आयुक्त होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो आपके भी कौन है? राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार जी। सर ये तो पॉलिटी में पढ़ रहे हैं आप, नगर पालिका एक्ट पढ़ाओ ना। अभी देखो, ये आपके बहुत काम आएगा। एक है आपकी इलेक्शन कमीशन, कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कौन? ज्ञानेश कुमार जी। और दूसरे कौन है आपके? सुखविंदर सिंह संधू। चलो साहब ठीक है। फिर क्या करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। क्या करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। बताओ राजस्थान के लिए कौन है? भी नवीन महाजन, नवीन महाजन जी।
ये किसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसके लिए है, किसने अपॉइंट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, नवीन महाजन जी। ये क्या करेंगे भाई, लोकसभा या विधानसभा के जो भी चुनाव हो रहे हैं वो किसके अंडर में काम करेंगे ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात हो गई। इधर है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, क्या होता है सर, राज्य निर्वाचन आयुक्त। अभी कौन है, मधुकर गुप्ता है सर, मधुकर गुप्ता। ठीक है, ओके। सचिव, सचिव होता है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग में, अभी कौन है, नलिनी काठोतिया, नलिनी काठोतिया। ठीक है साहब, क्या याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये याद रख लोगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, मधुकर गुप्ता, सचिव कौन है, नलिनी काठोतिया। ये आपका अलग है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इससे अलग समझा दिया कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसमें भी आएगा अपने एक्ट में, लेकिन वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। किसके चुनाव करवाएगा, नगर पालिका के चुनाव करवाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाएगा, नगर पालिका के चुनाव कराएगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में एक सचिव होता है। ठीक है, और आपके उप निर्वाचन आयुक्त भी आएगा इसमें, हालांकि ऐसी कोई पोस्ट है नहीं अभी, राज्य उप निर्वाचन आयुक्त। अब ये क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना है नगर पालिका के। तो ये जो आपका राज्य निर्वाचन जो आयुक्त था, ठीक है, आपके जो मधुकर गुप्ता जी हैं, वो अकेले थोड़ी चुनाव करवाएंगे। वो क्या करेंगे, उनको स्टाफ चाहिए, बहुत सारा स्टाफ चाहिए। वो तो खाली बड़े बड़े पद अपॉइंट करके, लेकिन उनको काम करने के लिए, जैसे निर्वाचक नामावली बनानी है, इलेक्टोरल रोल बनाना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, अगर नीचे कर्मचारी करेंगे। तो उसके लिए, उसके संचालन के लिए, निर्वाचन के संचालन के लिए क्या करेंगे, एक तो सचिव है या नलिनी काठोतिया जी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग सचिव को अपने जो कार्य है वो डेलीगेट कर सकता है कि आप है ना, आपको ये कार्य दिए जाते हैं। डेलीगेशन बोलते हैं ना, प्रत्यायोजन जिसको बोलते हैं, आप उसमें पब एड में भी पढ़ते हैं। तो वो क्या करेगा कि अपने कार्य किसको सौंप दिए, सचिव को, वो करेगा। ठीक है, फिर हो गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में था, नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के परामर्श से अपॉइंट करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, चलो ये जिलों में चुनाव करा देंगे, लेकिन चुनाव करवाने से पहले क्या चाहिए भाई, निर्वाचक नामावली भी चाहिए। वो लिस्ट चाहिए जिसमें वोटिंग लिस्ट जो अपने नाम होते हैं उसमें, ठीक है, कि ये जो नाम है और ये इनका जो वोटर आईडी कार्ड है, ये क्या दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, राज्य निर्वाचन अधिकारी एक ईआरओ अपॉइंट करता है, ईआरओ, इलेक्टोरल, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ये क्या करेगा, निर्वाचक नामावली बनाएगा। किसके लिए, वोटिंग हो रही है, निर्वाचक नामावली। इसके नीचे एईआरओ, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये भी अपॉइंट कर देगा। ठीक है, ये भी अपॉइंट कर देगा। अब ईआरओ जो है ना, वो हो सकता है कि भाई कोई कर्मचारी मांग ले, ठीक है, जैसे मान लो पटवारी को अपॉइंट कर दिया कि भाई आप है ना मेरे यहाँ काम करो और निर्वाचक नामावली बनाने में सहायता करो, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये कर दिया। ये इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। क्या करवा रहे हैं कि निर्वाचक नामावली बनाएंगे, क्या बनाएंगे, निर्वाचक नामावली। रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, आप देखते ही होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी, वो भी नियुक्त किए जाते हैं चुनाव के संचालन के लिए। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ईआरओ एसडीएम लेवल जो है उनको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हो गए, तहसीलदार हो गए, तहसीलदार, ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, रिटर्निंग में भी एसडीएम। फिर एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है, वो क्या हो सकता है, वो भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार लेवल का। ये सारी चीजें कौन करेगा, आपके राज्य निर्वाचन आयोग। यानी जो चुनाव का संचालन कौन करेगा, वो सबसे ऊपर राज्य निर्वाचन आयोग। प्रत्यायोजन किसको कर सकता है, सचिव को कर सकता है। क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है, हाँ। जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है, हाँ। ये तो चुनाव का संचालन करेंगे। अगर निर्वाचक नामावली की बात होगी, वोटर लिस्ट की बात होगी, तो कौन करेगा, ईआरओ, एईआरओ। और जब चुनाव का संचालन और करेंगे तो वो कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम, तहसीलदार। ठीक है, ये आपको एक बार दिखाता हूं। जैसे ये देखो, ये आपको अगर दिख रहा है तो देखो, नगर पालिका निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर, अगर आपको दिख रहा हो तो, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा,
निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है साहब। इसमें क्या बताने जा रहे हो, इसमें आप सीधा नीचे आ जाओ। ये क्या हुआ, ये की पेज था क्या? चलो ये सही से नहीं आया होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी जो अपॉइंट करेंगे वो क्या करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी होगा, राज्य प्रशासनिक अधिकारी होगा, राज्य सेवा का होगा यानी एसडीएम होगा। और जो सहायक रिटर्निंग ये है ऑफिसर है वो क्या होगा, तहसीलदार होगा। ठीक है, वो कौन होगा, तहसीलदार या नायब तहसीलदार। एक तो ये है, ठीक है। फिर मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूं। अच्छा ये रहा ना, ये देख लो आपके सामने, नगरपालिका मंडल एवं नगर परिषद के मामले में रिटर्निंग अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार या इससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एसडीएम, और ये सारे तहसीलदार, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक जैसे ये लो, ओके, ये देखो, ये आपको तो शायद पता नहीं दिखेगा कि नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का आदेश है। ठीक है, ये देखो इन्होंने क्या किया है कि भाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में इनको डेजिग्नेट किया है। ये अगर आपको दिख रहा हो तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतलब ईआरओ, मतलब मैंने ईआरओ। देखो उपखंड अधिकारी, ये रहा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखंड अधिकारी मतलब एसडीएम, और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओ किसके अंडर में काम करेगा, ईआरओ के अंडर में। ये कौन है, तहसीलदार। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। मतलब अगर मान लो कॉमन सेंस का क्वेश्चन बनता है या और अगर कोई डीप इसके अंदर जाता है तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आपके शायद कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन उस पे चलते हैं, किस पे, अब धाराओं पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन 11वीं धारा से। ठीक है, एक एक धारा याद हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 तक पढ़ ली थी और ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया। चलो अब करते हैं स्टार्ट 11 से। ठीक है, नगरपालिका के लिए निर्वाचन, नगरपालिका के लिए निर्वाचन करेगा कौन, नगरपालिका का निर्वाचन करेगा कौन, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट और नगरपालिका के निर्वाचन कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। वो क्या करेगा, नगरपालिका से संबंधित निर्वाचनों का अधीक्षण करेगा, मतलब एसडीसी, सुपर इंटेंडेंस निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण कंट्रोल यानी एसडीसी करेगा। ठीक है, मान लो ऐसे जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे आपके जो भी है मूल कर्तव्य दे दिया, तो इसमें कि ये वन, झील, नदी और इसका क्रम क्या होगा, अगर मान लो आ जाए, मेरे हिसाब से ऐसा तो बनेगा नहीं, फिर भी एसडीसी याद कर लो, क्या करेगा, अधीक्षण, सुपर इंटेंडेंस, निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण क्या, कंट्रोल। कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, निर्वाचन कब होगा, पदावधि की समाप्ति, अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है उससे पहले होगा। ठीक है, पदावधि के समय के पूर्व होगा। विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर होगा। जैसे मान लो कोई नगरपालिका विघटित हो गई 3 साल बाद में, तो उसके 6 महीने के भीतर क्या करवाए जाएंगे, चुनाव। वो बात अलग है कि जो बची हुई वो अवधि है उसी के लिए क्या होगा, निर्वाचन होगा। तो क्या करेगा, पदावधि की समाप्ति के पूर्व और विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो विघटन के बाद यदि अवधि, मान लो कि विघटन हो गया, नगरपालिका का विघटन हो गया और चुनाव होने में 4 ही महीने बचे थे, यानी चुनाव होने के लिए 4 ही महीने बचे थे, तो कोई आवश्यक नहीं होगा कि निर्वाचन करवाया जाए। वो राज्य निर्वाचन आयोग की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज और मैं क्लियर करूंगा अभी। फिर क्या है कि मैंने बताया कि राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सदस्यों के निर्वाचन के लिए क्या करेगी, अधिसूचना जारी रहेगी। क्या मैं पहले बता चुका कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी कौन करता है, राष्ट्रपति। विधानसभा के लिए कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन यहां कौन करेगा, राज्य सरकार। यहां कौन करेगा, राज्य सरकार। अब एक बात और, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से चुनाव के संचालन के लिए स्टाफ मांग सकता है और राज्य सरकार को स्टाफ अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध करने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को स्टाफ उपलब्ध करवाएगा। ये बात आ गई होगी मेरे बात समझ में, मेरे हिसाब से एसडीसी। ठीक है, उसके बाद पदावधि की समाप्ति से पूर्व है और 6 माह के भीतर अगर क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और अगर पदावधि
कार्यकाल समाप्ति 6 महीने से कम बचा है तो चुनाव आवश्यक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्य सरकार। कौन जारी करेगा? राज्य सरकार। ये याद रख लेना, इसमें बहुत मतलब उस समय गलत होने के चांसेस रहते हैं। और अगर राज्य निर्वाचन आयोग को सबको पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगर स्टाफ मांगे तो भाई राज्य निर्वाचन आयोग के पास स्टाफ थोड़ी है, गवर्नमेंट स्टाफ किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास है, तो उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे धारा 12 से पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको। चुनाव किस किस के हो सकते हैं नगर पालिका में? चुनाव सिर्फ सदस्य के हो सकते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ये लो, चुनाव सदस्य का होगा। ठीक बात है साहब, सदस्य का होगा। अध्यक्ष का होगा, वो बात अलग है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी हिसाब से हो। उपाध्यक्ष का होगा या पूरी नगर पालिका होगा नगर पालिका का मान लो विघटन हो जाए। ठीक है। अब ये चीज, ये तीनों देखो मैं एक जगह क्यों ला रहा हूं कि ये दूसरी धारा में आएगा कि सदस्य का चुनाव 6 माह के भीतर कराओ या यथाशीघ्र कराओ। अध्यक्ष का चुनाव जब होगा तब वहां अलग कहानी आएगी। नगर पालिका का आ रहा है तो वो अलग आ रही है। तो मैं एक जगह तीनों को एक जगह कर देता हूं। ठीक है ना, तो ये तीनों का मैं एक जगह कर देता हूं। सदस्य का चुनाव मान लो हुआ, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होगा, आपको पता ही है। ये भी प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका विघटन होती है तब चुनाव होते हैं। सदस्य, अगर मान लो कोई रिक्ति हो गई सदस्य का चुनाव के लिए, तो इस चुनाव जो कराया जाएगा ना, कोई रिक्ति हो गई या सदस्य कोई मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चुनाव करा दो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वाला 6 माह के भीतर चुनाव कराओ भाई साहब, 6 माह के भीतर चुनाव कराओ। राज्य सरकार ये अवधि 3 माह और बढ़ा सकती है, 3 महीने और बढ़ा सकती है, लेकिन इसके चुनाव भैया 6 माह के भीतर ही कराओ, 6 माह के भीतर कराओ। ये चीजें अलग अलग धाराओं में आएंगी, लेकिन आप ये लिख लो एक ही जगह। और ये सारी चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं या तो अलग से रजिस्टर ले लो, उसमें रख लो। ठीक है ना, इतना डीप ना आपको कोई पढ़ाएगा न पढ़ाने वाला, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है ना, तो यथाशीघ्र चुनाव, जब कोई रिक्ति हुई सदस्य का चुनाव यथा 6 महीने वाली, इसमें वो नहीं है बाउंडेशन। ये अध्यक्ष का चुनाव 6 माह के भीतर, लेकिन राज्य सरकार 3 माह बढ़ा सकती है। यह अवधि कौन बढ़ा सकती है? राज्य सरकार। और नगर पालिका के चुनाव भी क्या करवाए जाएंगे? 6 माह के भीतर। दूसरा, अगर मान लो चुनाव होने में कि नगर पालिका के चुनाव होने में कार्यकाल खत्म हो गया और 6 महीने से कम समय बचा है, तो क्या करेंगे? चुनाव आवश्यक नहीं होगा, सदस्य का चुनाव आवश्यक नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये राज्य सरकार कह देगी कि कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव करवाए जाए, 4 महीने बाद होने वाले हैं, एक सदस्य से क्या फर्क पड़ता है? राज्य सरकार। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में एक्ट में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन नगर पालिका के लिए क्या कहा गया है कि चुनाव आवश्यक नहीं होगा। क्या अपन ने अभी पढ़ा? ठीक है साहब, अभी पढ़ा था, चुनाव आवश्यक नहीं होगा। कब? कि नगर पालिका की अवधि खत्म ही होने वाली है, 4-5 महीने बचे हैं, तो कोई जरूरी नहीं, क्यों चुनाव करा, इतना खर्चा कराओ। ठीक है, 4 महीने तक 322 के तहत, जो धारा 322 है उसके तहत क्या लगा देंगे? प्रशासक लगा देंगे। तो ये तीनों चीजें मैंने एक जगह कर दी है, और ये एक्ट में अलग फैली पड़ी है, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं एक जगह मैंने पहले ही कर दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बीच बीच में अपन पढ़ेंगे कि धारा जैसे 245 आएगी, 337 में आपको बता चुका हूं, 322 आएगी। तो 322 क्या है कि जब नगर पालिका का विघटन हो जाता है, नगर पालिका का विघटन हो जाता है, तब उस समय के लिए जब तक चुनाव नहीं हो तो राज्य सरकार एक प्रशासक लगा देती है। जैसे आपने 15-20 दिन पहले पढ़ा होगा कि कुछ नगरीय निकायों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया, लेकिन शायद ऐसी चर्चा चल रही है कि भाई है ना, एक राज्य एक चुनाव करवाएं, या जो भी है कि भाई एक साथ चुनाव करवा देंगे नगरीय निकायों के लिए। तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया कुछ नगर निकायों का, तो वहां क्या किया है? प्रशासक नियुक्त किए हैं। वो मैं पीडीएफ लेके नहीं आया, मैं आपको दिखा था। जैसे वहां पे एसडीएम लगा दिया, ठीक है, कि भाई जब तक की चुनाव नहीं हो तब तक कौन काम करेगा? प्रशासक। ये 322 बहुत जगह आपके लिए आएगी। 337 मैंने आपको बताई दी, नियम और आदेश पारित करने की शक्ति किसकी? गवर्नमेंट की। और 245 है कि सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण और बाधा अगर कोई करता है तब क्या होगा, वो उसमें अपन 245 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बीच बीच में धाराएं आएंगी, तो उसमें जो भी धारा पढ़ेंगे कि 337 के तहत ये, 322 के तहत ये, 245 के तहत ये, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो अपने मेन काम पे चलते हैं आगे। ठीक है, क्या मैंने आपको बता दी धारा। आप करते हैं धारा 12। मैं पहले ही बता चुका कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राज्य जो निर्वाचन आयोग है, ये तो नहीं मधुकर गुप्ता जी अकेले बैठे बैठे सारा काम करवा देंगे, तो वो कुछ कार्यों को सौंप सकते हैं। प्रत्यायोजन मतलब कि भाई ये जो है शक्तियां मैं आपको देता हूं। तो किस किस को दे सकते हैं? उप निर्वाचन आयुक्त और किसको? सचिव को। सचिव का मैंने बताया था आपको, है नलिनी काठोतिया जी हैं अभी, और उप निर्वाचन आयुक्त को सौंप सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को प्रत्यायोजन किसको सौंप सकते हैं? उप निर्वाचन आयुक्त और सचिव को। ठीक है, ये बता दिया था। फिर देखो, 2 चीजें मैंने बताई थी कि एक तरफ तो क्या होंगे कि चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन चुनाव करवाने के लिए भैया वोटर लिस्ट भी चाहिए,
ठीक है, उसमें किसी का नाम ऐड हो रहा है, किसी का हट रहा है किसी कारण से, तो वो चीजें कौन करेगा, मैंने पहले ही बता दिया, ईआरओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एईआरओ, वो मैंने सारी चीजें बता दी, तो वो अलग चलेगा, चुनाव अलग चलेंगे। तो प्रत्येक वार्ड के लिए क्या होगी, निर्वाचक नामावली होगी। क्या होगी, निर्वाचक नामावली होगी। करेगा तैयार कौन, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। क्या मैंने पहले बता दिया है सर, बता दिया है। इसको अपॉइंट कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। भाई काम है राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव करवाने का, तो वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचक नामावली तैयार, इसको निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपॉइंट करेगा। ठीक है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियोजित कर सकता है कि भाई वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, मान लो, ठीक है, वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, तो एसडीएम को मान लो क्या बना दिया, ईआरओ बना दिया। ईआरओ का मतलब आप समझ जाओ ना, बार बार मैं कहूंगा नहीं, क्या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तो क्या एसडीएम खुद बैठेगा क्या, यही काम रहेगा कि भाई मतलब हर साल जो है उसमें नाम जोड़ेगा, नाम हटाएगा, ये सारी चीजें। तो क्या करेंगे वो, कुछ जैसे टीचर को अपॉइंट कर लिया, टीचर की सहायता ले ली, एक ऑर्डर निकाल देगा कि इन इन टीचर्स को या इन पटवारी को या इन लोगों को क्या निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए मैं अपॉइंट करता हूं। तो वो ही चीज है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब ये वोटर लिस्ट तैयार करेगा, ठीक है, तो वो किसको, व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है। ठीक है भाई, वोटर लिस्ट में क्या है, वोटर लिस्ट में है तैयारी, वोटर लिस्ट की क्या है, तैयारी। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम वाला भी मतलब आया था मसला कि सर इंग्लिश में भी कर, जैसे तैयारी क्या हुआ, प्रिपरेशन, प्रिपेयर करेगा वोटर लिस्ट को। ठीक है, कल को उसमें मान लो काट छाट है, उसको रिवाइज देखेगा, उसको तो उसको पुनरीक्षित करेगा। ठीक है, अब ये उसके जो एक्ट के है, जो शब्द है उसमें है पुनरीक्षित मतलब रिवाइज्ड, क्या करेगा, रिवाइज करेगा। क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवाइज्ड वो देखेगा। ओके, तैयार हो रही है मान लो, उसमें कोई दिक्कत है, उपांतरित करेगा। सही, उपांतरित कहां कहां से वर्ड ला रहे हो, ये उपांतरित वर्ड एक्ट में दिखा गया। मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन करेगा। क्या करेगा, वोटर लिस्ट की तैयारी करेगा, पुनरीक्षण रिवाइज करेगा, क्या कर सकता है, उपांतरित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में कोई अशुद्ध शुद्धि हो वो भी कर सकता है, फिर उसको प्रकाशित करेगा। क्या करेगा, प्रकाशित, बाद में कि भाई तैयार हो गई, पब्लिश कर देगा। ठीक है, ये क्या, वोटर लिस्ट में ये सारी तैयारी होंगे, और इसकी सहायता कौन करेगा, वो जो अधिकारी, जो भी कोई व्यक्ति नियोजित उसमें कर लेगा। ठीक है, आगे चलो, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक या एक से अधिक, मैंने पहले बता दिया कि एईआरओ नियुक्त करेगा। क्या करेगा, एईआरओ, बताया था, बिल्कुल बताया था। ठीक है, एईआरओ नियुक्त करेगा। ओके, ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है, दूसरा, अपन निर्वाचक नामावली तैयार कर रहे हैं, निर्वाचक नामावली के तैयार करने के लिए अपन ईआरओ की नियुक्ति कर दी, एईआरओ की नियुक्ति कर दी। ठीक है, और ईआरओ जो है निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी है, वो कुछ व्यक्तियों की सहायता ले सकता है। ठीक है, इसमें फिर क्या है कि निर्वाचक नामावली की तैयार करने के लिए अपने अधिकारी तो नियुक्त कर दिए कि भाई ये तैयार करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन भी तो होगी, आप कौन से लोगों को इसमें शामिल करोगे। ठीक है, या उसकी कट ऑफ डेट क्या होगी, कितनी मिनिमम मैक्सिमम उम्र होगी। तो देखो इसमें ये है, देखो कि एक तो वो 18 वर्ष का होना चाहिए, कितने वर्ष का होना चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक वो किसी भी वार्ड का या उस नगर पालिका का मामूली तौर पे निवासी होना चाहिए। सर ये मामूली तौर पे निवासी क्या है, वो भी मैं बताता हूं। ठीक है, 18 वर्ष कब कब होनी चाहिए, तो एक क्वालिफिकेशन डेट है, वो है कि भाई किसी भी वर्ष की जो जनवरी की जो प्रथम तारीख है ना, जनवरी की प्रथम तारीख को कितने का होना चाहिए, 18 वर्ष का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मामूली तौर पे निवासी क्या होता है सर, मामूली तौर पे निवासी है कि वह उस जगह का, उस वार्ड, उस नगर पालिका का वास्तव में निवासी है। ठीक है, वहां उसके पास जैसे मकान है, या अपने पास जो पट्टा है, या आधार कार्ड है, या और भी जन आधार कार्ड है, कि वहां ये लग जाए कि भाई हाँ ये यहाँ का ही वास्तव में निवासी है। ठीक है, अब वहां कई बार होता क्या है कि जैसे मान लो कि किसी आदमी ने प्लॉट ले रखा है वहां, और उसका वास्तव में वो उसका कब्जा है, और वहां से पट्टा उसके पास है, तो क्या वो वोट देने के लिए या वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए अधिकृत हो गया। कोई जरूरी थोड़ी है कि जैसे मान लो कि मैं झुंझुनू का हूँ और जयपुर में आके प्लॉट मकान बनाया, तो क्या यहाँ का मैं उसमें वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए मामूली तौर पर निवासी हो गया, कोई जरूरी नहीं है। आपको पता ही है कि अपन यहाँ रहते हैं, सरपंचों का चुनाव होता है, फिर सरपंच गाड़ियां भेजता है कि लेके आओ उनको। ठीक है, तो अपन जाते भी हैं चुनाव, तो वहीं की उसमें अपन वोटर लिस्ट में होते हैं। जैसे मान लो कोई हॉस्टल में रह रहा है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहा है 2 साल से, क्या वो मामूली तौर पे निवासी हो जाएगा, क्या यहाँ का नहीं होगा। कोई ऐसी किसी आदमी की बीमारी है कि वो 2 साल से उसी हॉस्पिटल में है, तो क्या वो मामूली तौर पे वहां का निवासी हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। कोई आदमी कमाने चला गया और 2 साल से वहां कमा रहा है, तो वो क्या मामूली तौर पे निवासी हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वहां अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, हॉस्पिटल में रह रहे हो, मान लो आप बड़े अमीर आदमी और होटल में रह रहे हो 6 महीने से, ठीक है, और आपकी एंट्री भी है कि भाई ये आदमी यहाँ 6 महीने से होटल में रह रहा है, क्या आप वहां के मामूली तौर पर निवासी हो जाओगे? नहीं होगे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मान लो कोई एमपी या कोई एमएलए है, एमपी या एमएलए है, और वो किसी भी वार्ड का मान लो निवासी है, और अपने जो विधानसभा में जाने के लिए या वहां से लोगों के बीच में रहते हैं और वो अपने कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधि है, और उस वार्ड में उनका आना जाना नहीं होता, तो इस आधार पे क्या वो मामूली तौर पे निवासी काट दोगे क्या? वहां से उसका नाम नहीं काटोगे। क्यों? किसके लिए गए हुए हैं? वो अपने कार्यों के लिए, तो मामूली तौर पर निवासी के नाम आधार पर नाम नहीं काट पाओगे। ठीक है, मैं हूं मान लो, और मैं मेरे वहां गाँव में नहीं रहता, मैं पिछले मान लो 1 साल से मान लो कि कई बार हूं, तो उस आधार पर मेरा नाम काट दोगे क्या? नहीं काटोगे। ठीक है, ये मामूली तौर पे निवासी को समझाने वाली कुछ बात थी। बाकी वो कितने साल का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। ओके, ये चीज थी। देखो ये धारा 14 आगे अपन आगे पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा आपको कि 14 क्या है, कि क्वालिफाइंग डेट को कितने साल का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए, और मामूली तौर पे क्या? निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वालिफाइंग डेट क्या होगी? जनवरी की पहली तारीख, जनवरी की पहली तारीख होगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है वहां का, तो वो एक से ज्यादा वार्डों में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं करवाएगा। एक से ज्यादा, ठीक है भाई, मैं ए आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वार्ड 1 और वार्ड 2 दोनों में अपना नाम दर्ज करवा लिया, गलत बात है। ठीक है, या एक ही निर्वाचक नामावली में, मान लो लिस्ट है, ये आपकी निर्वाचक नामावली है, ऐसा नहीं है कि एक बार तो यहां करवा लिया और एक बार यहां करवा लिया, यानी एक ही निर्वाचक नामावली में एक से ज्यादा बार भी अपना नाम दर्ज नहीं करवा रहा। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत कर जाने का अधिकार नहीं होगा उसके पास, और एक से अधिक बार भी रजिस्ट्रीकृत वो नहीं किया जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। ये आपकी धारा क्या आ गई? 14। ठीक है, देखो एक तो 14, 21, 24, 35 और 41, ये धारा एक साथ याद रखनी पड़ेंगी, मतलब बीच बीच में धाराएं पढ़ेंगे ना तो जिक्र आएगा इनका, 14, 21, 6, ठीक है, 24, 35 बार बार जिक्र आएगा। अब इन्होंने क्या 14 एक जगह, फिर 21 में, फिर 24 अलग अलग है, तो ये जब होगा अपनी, जब ये धाराएं कंप्लीट होंगी तब अपन एक साथ भी इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब अगर बीच में मान लो 21 का 24 का नाम आता है तो आप घबराना मत, उसको एक बार छोड़ेंगे, और जब अपन धारा पढ़ लेंगे तो इनको 500 को एक साथ भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो धारा 14 कह रही है कि भाई निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अयोग्यताएं क्या है, कि किस आधार पर वो आदमी उसमें नाम दर्ज नहीं करवा सकता। यह है, नाम दर्ज करवाने के लिए निर्वाचक नामावली में तो 2 चीजें थी कि 18 वर्ष का होना चाहिए, मामूली तौर पे निवासी होना चाहिए, खत्म बात। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी तो है कि अगर ऐसा आदमी है तो निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाएगा। तो वो कौन है? अगर मान लो वो भारत का नागरिक नहीं है, पहली बात। अगर वो विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त को क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड। ये क्या होता है कि मान लो उसको अच्छे बुरे का ही नॉलेज नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो उसको, और कौन? कोई सक्षम न्यायालय, कंपिटेंट जो कोर्ट है उसने घोषित कर दिया है, या निर्वाचनों के संबंध में उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, क्या किया है, धारा अपन पढ़ेंगे आगे भी आएगी, या कोई अपराध से संबंधित, या तो उसने भ्रष्ट आचरण किया है, या उसने कोई ऐसा अपराध किया है और कोई विधि उसको निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए निर्हरित करती है, यानी अयोग्य घोषित करती है। यानी अगर भ्रष्ट आचरण किया है या कोई अन्य अपराध किया है, तो 3 चीजें हैं। कौन सा? भारत का नागरिक नहीं है, और क्या है? अनसाउंड माइंड है, और भ्रष्ट आचरण व अन्य अपराध किया है। मान लो एक आदमी ए है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, एक आदमी ए है, वो भ्रष्ट आचरण के कारण वोट नहीं दे सकता और उसका निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन कल को मान लो वो भ्रष्ट आचरण या अन्य अपराध से संबंधित अगर वो बरी हो जाता है तो उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। पहले तो था नहीं, क्यों नहीं था? क्यों? ये गड़बड़ हो रही थी उसके, लेकिन अगर वो बरी कर दिया जा रहा तो उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। मान लो पहले उसका नाम दर्ज था निर्वाचक नामावली में, थोड़े दिनों बाद पता चला, जनवरी में उसने नाम दर्ज करवाया, मार्च अप्रैल तक पता चला कि यार उसने तो भ्रष्ट आचरण या कोई अपराध का दोषी हो गया, तो उसका बाद में नाम काट दिया जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, सीधी सी बात है। तो ये किस पे लागू होती है? सी पे। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, या भ्रष्ट आचरण या कोई अपराध किया है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चले आगे। उसके बाद है मिथ्या घोषणा। चलो, मिथ्या घोषणा क्या है? कि निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली समझ रहे हो ना, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा रहे हैं, ठीक है, और कोई मेरा जैसा आदमी निर्वाचक नामावली में जब नाम दर्ज किया जा रहा है और वहां का मान लो वो मामूली तौर पे निवासी है ही नहीं। मिथ्या मतलब झूठ बोलना, ठीक है ना, फॉल्स।
ऐसे समझो आप, तो झूठ बोलना, ठीक है। और मैं वहां का निवासी हुई नहीं, और मैंने क्या किया, वहां निर्वाचक नामावली में वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए फेक जन आधार बना लिया या आधार कार्ड या ऐसे डॉक्यूमेंट्स फेक, और मैंने वहां पे दे दिया। इसका मतलब उसको नॉलेज है कि ये गलत है, मैं ये सूचना गलत दे रहा हूं, मैं ये झूठ बोल रहा हूं, फेक डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं, उसको पता है। या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिया उसने कि पता नहीं सही है या गलत है, आप तो दे दो। तो अगर वो ऐसा करता है, अगर वो मिथ्या झूठ बोलता है या झूठे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है या झूठे तरीके से अगर उस वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाता है, तो उसको कारावास होगा 1 वर्ष तक का, और जुर्माना होगा 2,000 से 5,000 तक, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है 0125, 0125 यानी जीरो, इसको मैं मान रहा हूं मंथ, तो मंथ मतलब कुछ है ही नहीं, जीरो। एक मतलब वर्ष यानी 1 वर्ष तक, 2 मतलब 2,000, और 5 मतलब 5,000। तो सर आप यह कि जुर्माना इन कोड से याद करवाओगे? ऐसे नहीं, ये 2 ही चीजों में मैं कोड दूंगा और सारे जुर्माने भी आपको याद करवा दूं, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन इसके लिए आप याद रखो 0125 कैसे याद रख लो, आपकी गाड़ी के नंबर क्या कैसे कि 0125, अगर 15, ये जो 15 है इसमें कुछ नहीं करना, बीच में 2 डाल दो, ठीक है। मतलब कैसे, अब आपकी जो हेडक है मुझे नहीं पता, मैंने तो बता दिया 0125 कैसे याद रखते हो, या तो इसके बीच में 2 डाल दो, 0 कर दो। लेकिन मिथ्या घोषणा के लिए जुर्माना कैसे याद रखोगे? 1 वर्ष तक क्या है सजा, 2,000 से 5,000 तक क्या है जुर्माना, याद रख ली। 15 धारा मेरे हिसाब से याद हो गई होगी, ठीक है। क्या आगे चले देखें कितने, चलो अभी तो है टाइम, ठीक है। ये हो गया। फिर मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये सारी चीजें मैं आपको वैसे बता चुका हूं, लेकिन चलो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन अपॉइंट करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन अपॉइंट करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। परामर्श राज्य सरकार की आपको पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्य क्या होंगे? निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, प्रिपरेशन, पुनरीक्षण, रिवीजन, शुद्धि, करेक्शन करेगा। सीधी सी बात है, कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये सारे बोर बच्चन है। संचालन उनका सुपरविजन करेगा, और किसके निर्देशों का पालन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। भाई पता ही है, जब आपको अपॉइंट ही करा है, जैसे भाई मैं पुलिस में हूं, तो मैं हेडक्वार्टर जो पुलिस है या मेरा जो सीनियर है, तो उसके निर्देशों का तो पालन करूंगा ही करूंगा, मेरी सीधी सी बात है। भाई हमें जो एसपी बोलेगा तो हम करेंगे ही, उसको करना ही है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसके निर्देशों का पालन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। प्रिपरेशन, रिवीजन और करेक्शन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और सुपरविजन भी चुनाव का करेगा। भाई अपन पढ़े राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद सचिव, उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और उसके बाद आपका क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी भी आएगा। ये तो राज्य निर्वाचन आयोग माई बाप हो गया, ऊपर ऊपर है। इसके निर्देशों का पालन सचिव करेगा, सचिव का मुख्य निर्वाचन करेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी ये बेचारा सबका करेगा, सीधी सी बात है। वही बात है एसडीएम, तहसीलदार, फिर आपके जो गिरदावर है, पटवारी हैं, तो ये सीधी सी बात है कि पटवारी बेचारा सभी के निर्देशों का पालन करेगा। एसडीएम ऊपर ही ऊपर है, ये इनको निर्देश देगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपॉइंट करेगा कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। चलो आगे। हाँ, जिला निर्वाचन अधिकारी मैं पहले बता दिया कि कौन अपॉइंट करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। सिफारिश किसके? राज्य सरकार के परामर्श से करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? जिला निर्वाचन, वही बोल बच्चन है, उनके मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिव उनके निर्देशों का पालन करेगा, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जिले के लिए तो ठीक है, जैसे मान लो राज्य निर्वाचन आयोग की लगे कि यार एक जिला है, इसमें काम बहुत ज्यादा है, जैसे जयपुर जिला है बहुत बड़ा है, तो वो उसके लिए 2 भागों के लिए एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। और राज्य निर्वाचन आयोग उनको वो क्षेत्र भी बता देगा कि भाई इस ए क्षेत्र के लिए ये जिला निर्वाचन अधिकारी है और इस बी क्षेत्र के लिए ये जिला निर्वाचन अधिकारी है। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले में 1 से अधिक जिला निर्वाचन नियुक्त कर सकता है अगर उसे समाधान हो जाए कि भाई वहां कार्य की अधिकता है, वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है। और वो निर्वाचन आयोग आदेश निकाल के उनका एरिया और उनका जुरिडिक्शन स्पष्ट कर देगा, ठीक है। और जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। ये तो मैं आपको बता ही चुका कि भैया राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका पालन करेगा ही, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी धारा कितनी हो गई? 17। मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखो, स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। भाई वो मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि स्टाफ तो चाहिएगा ही, जिला निर्वाचन अधिकारी खुद अकेला चुनाव करवा लेगा क्या? ठीक है। तो जो भी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कोई भी राज्य सरकार का कोई डिपार्टमेंट है, ये मानो, या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, सीधी सी बात है, उसमें बोल बच्चन भाई उसका वित्त पोषित है, उसको इतना अनुदान देता है, ठीक है। जैसे स्कूल का कोई कर्मचारी है तो राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है, या कोई सोसाइटी है, कोई निगम है, जैसे आरसीडीएफ है, डेयरी है, तो वो निगम है, तो वहां वो भी क्या, वहां से भी स्टाफ मांग सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें है कि भाई आपको चुनाव करवाने के लिए क्या देने पड़ेंगे? स्टाफ देना पड़ेगा, ठीक है। कौन उसको अपेक्षा कौन करेगा, मांगेगा कौन? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और किसको चाहिए? ईआरओ को चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि निर्वाचक नामावली तैयार करनी है, ठीक है। तो ये प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी हो गया, या ऐसा उपक्रम जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित हो, नियंत्रित हो, वित्त पोषित हो, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें है।
ओके, अब देखो आपने एक चीज देखी होगी, क्या? एक तो कह रहा है, एक तो ये चीज याद रखो 18 में ये चीज क्या कह रहा है कि भैया मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, स्थानीय प्राधिकारी से ईआरओ के लिए क्या कर सकता है, स्टाम्प मांग सकता है। एक बात तो ये ठीक है। फिर मैं पीछे चल रहा हूं, याद रखना इसको, कौन? मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्री करने के लिए स्टाम्प मांग सकता है, एक। फिर ये देखो, अब ये यहां कह रहा है ईआरओ निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियोजित कर सकता है। दूसरी बात, चलो एक में और चलता हूं, है ना, आपके ज्ञान चक्षु एक्ट में मैं खोल दूंगा पूरे, चिंता मत करो। इसमें क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध करने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। यानी कर्मचारी मांगने के लिए 3 धाराओं में वर्णन है, 11 में, 13 में, 18 में। 11 में कौन है? चुनाव आयोग है, तो मांगेगा कौन स्टाफ? चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग स्टाफ मांगेगा। किससे? भाई राज्य निर्वाचन आयोग सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, तो किससे मांगेगा? सीधा राज्य सरकार से मांगेगा। एक बात तो ये है, आप इनको एक जगह लिख लो अभी, ठीक है ना, आराम से, तीनों अलग अलग हैं। फिर वहां कंफ्यूज होगे, क्वेश्चन आएगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्थानीय प्राधिकारी से स्टाफ मांगने के लिए वो अनुरोध करेगा तो स्टाफ उसको अवेलेबल करवाएगा। अब आप वहां करोगे 11 धारा 11 में है, 13 में था, और 11 13, मैं तो पेपर बनाऊं तो मैं डायरेक्ट ये दूं कि 11 13 18 दिन में से कोई नहीं। फिर आप सोचोगे यार 13 में भी वर्णन था, वहां कंफ्यूज होगा, तो तीनों को एक जगह लिख लो ना, ठीक है, तो कलेश ही खत्म। ठीक है, तो यहां क्या है, राज्य, ये तीनों एक जगह लिख लो, धारा 11 13 और 18। तो 11 में तो कौन मांग रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग, किससे? राज्य सरकार से। 13 में ये आपका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, किसी को भी नियोजित कर सकता है। 18 में कौन मांग रहा है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, किससे मांग रहा है? स्थानीय पदाधिकारी से। एक जगह इनको लिख लो, ठीक है, लिख लोगे? लिख लेना, मैं तो भी आपके लिए रुकूंगा नहीं, ठीक है, मैं तो आगे चलूंगा। चलो, तो कहां तक पढ़ लिया? ये पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ लिया, हाँ ठीक है। तो स्थानीय पदाधिकारियों आदि के लिए क्या मांगेगा? स्टाफ मांगेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को स्टाफ राज्य निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पे समझा जाएगा। ये कहने का मतलब है कि भाई आप जैसे ईआरओ है, जिला ईआरओ समझ रहे हो ना, ईआरओ नहीं है, ईआरओ है, ठीक है, आप तो है ना, तो उच्चारण से ऐसे आ रहा है ईआरओ, अपनी भर्ती भी ईआरओ है, उससे लग रहा होगा। तो जो ईआरओ है, जो स्टाफ मांग रहा है, किसके लिए? निर्वाचक नामावली के लिए। या राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से स्टाफ मांग रहा है, या जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्थानीय पदाधिकारी से स्टाफ मांग रहा है। तो जब ये स्टाफ जब चुनाव करवाने के समय जब काम कर रहे होंगे राज्य निर्वाचन आयोग के साथ, तब ये डेपुटेशन पे समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति समझते हो क्या? डेपुटेशन, जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे शिक्षा विभाग है और एक जल विभाग है, तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे स्टाफ की कमी है शिक्षा विभाग में, मान लो एलडीसी की कमी है, ठीक है, तो एलडीसी की कमी है या किसी ऑफिसर की कमी है, तो ये क्या करता है कि भाई जैसे मान लो कि जल्दी ही कोई भर्ती नहीं निकाल पाए या खाली पद पड़े हैं, तो वो दूसरे विभागों से आवेदन करवा के और स्टाफ मांगता है। तो वो जो दूसरे विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जब वहां जाके काम करते हैं और वो 1-2 साल या 3 साल के लिए जब ये शिक्षा विभाग या कोई दूसरा विभाग जब मांगता है कर्मचारी, तो वो ये दूसरे डिपार्टमेंट वाले वहां प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे, डेपुटेशन पे, और उनका पेमेंट कौन देगा? जो डिपार्टमेंट उनको नियुक्त करता है, जो बुलाता है, वो देगा, तो वो प्रतिनियुक्ति पे है। ठीक है, तो ये जो स्थानीय पटवारी है, किसका? राजस्व विभाग का है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जब काम करवा रहा है तो किस पे समझा जाएगा? डेपुटेशन पे। ये धारा 19 में। 20 में, 20 क्या है भाई? 20 ये है कि आपने कह तो दिया कि भाई निर्वाचक नामावली में अगर किसी आदमी ने गलत सूचना दे दी तो उसके 0-125 लग जाएगी, ठीक है साहब, 0-125 समझ गए होंगे आप। लेकिन मान लो कि कोई निर्वाचक नामावली तैयार करने वाला अधिकारी है या कर्मचारी है और उसने सोचा कि लिहाजा तेरा भी नाम जोड़ देता हूं, या उसने ध्यान ही नहीं दिया, बिना फेक डॉक्यूमेंट्स के, है ना, उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और जानबूझकर उपेक्षा कर दी कि चलो जोड़ देता हूं ये, तो क्या होगा? उसके लगेगा 32-12। कौन सा कोड लगेगा? 32-12। देखो, कोई भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों में कर्तव्य का उल्लंघन करेगा तो उसके 3 मास से लेकर 2 वर्ष तक की कारावास, 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना है। मैंने क्या बताया था? ये पहले वाला तो क्या है? महीना, दूसरे वाला क्या है? साल, और ये क्या है? पैसे। तो 1000 से लेकर 2000। बस ये कोड 2 ही धाराओं में याद रखने पड़ेंगे आपको, बाकी मैं आपको और वैसे तरीके से याद करा दूंगा। ये अलग ही पड़ी है 2 धाराएं, इसलिए इसमें 0-125 और इसमें 32-12। अब मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा।
चलो आपने 3 मास से ये सजा दे दी 1,000 रुपए से 2,000 तक, तो क्या न्यायालय खुद ही जाके मतलब कह देगा कि हाँ इसने गलती करी है? नहीं, उसने क्या करेगा कि या तो राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी शिकायत करेगा तो ही अपराध का संज्ञान होगा। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग, सीधी सी बात है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत से ही न्यायालय क्या लेगा? संज्ञान लेगा। मेरे हिसाब से यह धारा आपके 20 याद हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। 1 घंटे से ज्यादा हो गई क्लास, 1 घंटे के आसपास है। तो अपन थोड़ा समअप कर लेते हैं कि आपने आज 1 घंटे में क्या क्या किया, और मैं आपकी धारा, क्योंकि धारा भी तो याद करवानी है ना। और आप बताइए, क्लास मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप भी पढ़ो। रेगुलर क्लास रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई बीच में आ गए या छोड़ गए, ठीक है, कि 2 दिन क्लास नहीं हुई। आप तो बस बढ़िया अलग से मैं जो करवा रहा हूँ उसको लिख लो और अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो आपके मैं 3 से 10 धाराएं मैंने आते याद करवा दी थी। अब है देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये पेयर में याद करनी पड़ेंगी। 3 से 10 मैंने करवाई, 11 से 20 मैं आपको याद करवाता हूं। क्या? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, किसमें है? धारा 11 में। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? उसमें क्या होगा? सचिव या उप निर्वाचन आयुक्त, सचिव या उप निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक तो तरफ चलेगा निर्वाचक नामावली, क्या चलेगी? निर्वाचक नामावली चलेगी, ठीक है। निर्वाचक नामावली ये होगी कि निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। एक निर्वाचक नामावली के लिए योग्यताएं, निर्वाचक नामावली अगर कोई मान लो कि गलत सूचना दे दे तो इधर कौन करा रहा है चुनाव? यानी राज्य निर्वाचन आयोग था, सचिव था, तो उसके बाद में बड़ा कौन? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से फिर नीचे कौन? जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर उनको क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। वो किस पे समझे जाएंगे? डेपुटेशन पे समझे जाएंगे। लेकिन ये इधर मिथ्या वाला कर रहा है तो इधर वो कर्मचारी वो भी तो कर सकता है कर्तव्य का उल्लंघन, ठीक है। चलो, राज्य निर्वाचन आयोग किसमें? धारा 11 में। इसके अलावा और कौन सा चल सकता है इस पे पेन? व्हाइट वाला चल सकता है क्या? तो ये धारा 11 में कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। धारा 12 में कौन है? सचिव या निर्वाचन आयुक्त। 13 में क्या कह रहे हो? निर्वाचक नामावली तैयार कर रहे हो। 14 में क्या है? निर्वाचक नामावली में ऐड करने के लिए कुछ निर्भरताएं। 15 में क्या कर रहे हो? मिथ्या घोषणा कर रहे हो। 16 में क्या कह रहे हो? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। 17 में क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी है। 18 में क्या है? उसको स्टाफ चाहिए। 19 में क्या है? डेपुटेशन पे समझे जाएंगे। 20 में क्या है? कर्मचारी उल्लंघन कर रहा है। ऐसे होंगी धाराएं याद, और सारी धाराएं याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यानी धारा 11 है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा नगर पालिका के लिए, लेकिन खुद करवाएगा क्या? नहीं, उप निर्वाचन आयुक्त या सचिव को कार्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। तो भाई चुनाव करवाने के लिए चाहिए क्या? निर्वाचक नामावली चाहिए, ठीक है, निर्वाचक नामावली चाहिए। 18 वर्ष का होना चाहिए, मामूली तौर पे निवासी होना चाहिए। फिर 14 में भाई कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिसके लिए वह अयोग्य घोषित हो सकता है, जैसे भारत का नागरिक नहीं हो, अनसाउंड माइंडेड हो, भ्रष्ट आचरण किया उसने। 15 में क्या चाहिए? भैया मिथ्या घोषणा कर दे, अगर कोई झूठ बोल दे, और झूठ बोल के अगर निर्वाचक नामावली में नाम ऐड करवा दे तो फिर क्या करोगे? उसकी 0-125 लगाएंगे। फिर चुनाव, ये तो होगी निर्वाचक नामावली तक बात। अब इन चुनाव करवाएगा कौन? कौन अपॉइंट करेंगे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे। किसके निर्देशन में करेगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त में। तो इसको भी और भी नीचे लोग चाहिए क्या? जिलों में चाहिए जिला निर्वाचन अधिकारी। एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी उन जिलों में अपन अपॉइंट करेंगे जिसमें काम ज्यादा है। तो फिर क्या करोगे आप? उनको स्टाफ चाहिए। किसमें चाहिए? 18 में काम करने के लिए। और वो जो स्टाफ वो क्या काम करेगा? उसको किस पे समझा जाएगा? प्रतिनियुक्ति पे। लेकिन अगर कर्मचारी ही कर्तव्य का उल्लंघन कर दे निर्वाचक नामावली के लिए तो उस पर कौन सा दंड लगेगा? 32(12). मेरे हिसाब से आज के लिए अपने को चलना चाहिए। बाकी आप पढ़ते रहिए शानदार से मन लगा के। और एक बात बताऊं कि आपको जाते जाते, सिलेक्शन लेने का सस्ता, सुंदर और बढ़िया तरीका है, बताओ क्या है? पढ़ना। पढ़ना ही पड़ेगा आपको, चाहे 14 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। एक ही उपाय है, सफलता का शॉर्टकट क्या है? पढ़ना। और इतना पढ़ना कि आप बिल्कुल यूं बैठे बैठे गिरने को हो जाओगे नींद से, यूं इतना पढ़ना है। तो सबसे सस्ता सुंदर तरीका क्या है? पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको ये आके कह दूं कि ये लो 40 में से 40 नंबर और
इसमें टाइम क्यों लग रहा है 1 घंटा अपने को? शायद आप बेयर एक्ट लेके बैठ जाना, एक भी चीज छूट रही हो तो। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं अपन कल। बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।